हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबको बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी के वर्णिका भाग 2 को पूरी खत्म करने वाले हैं। यानी इनमें जितने ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है वो टोटल बताने वाले हैं, ओनली 20 से 50 मिनट के बीच में। तो इसीलिए आप सब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल देखें तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबको बता दूं कि 1 से लेकर के 5 चैप्टर है हिंदी के वर्णिका भाग 2 में। तो इसीलिए आप सब 1 से 5 चैप्टर तक का देखिए, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे। मुश्किल से आप सबको जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इन पूरे बुक में। तो इसीलिए एक भी मिस मत कीजिए। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इसमें बताया गया है कि 1 नंबर में कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो आप सबों के सामने यहाँ कितने मतलब आंसर है, दूध, दही, मक्खन, घी। तो दोस्तों, आप सबको सिंबल जानते हैं कि आप लोग कहीं सुने में होंगे कि मगम्मा जो है दही बेचती थी। क्या बेचती थी दोस्तों? दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दोस्तों, अपने दिमाग में याद रखिए मगम्मा क्या बेचती थी इनसे, क्योंकि इन चैप्टर से ज्यादातर नॉन हिंदी में इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। और एक चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया जो लिखी है ये कहानी, इनसे पूछी जाती है। तो इसलिए चलिए वीडियो को फटाफट एंड तक देखते चलिए। तो मगम्मा क्या बेचती थी दोस्तों? तो याद रखिए दही बेचती थी। आप लोग को रिवाइजिंग के साथ साथ पूरे याद भी कराएंगे आज। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा की कहानीकार कौन है? दही वाले मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है दोस्तों? तो दही वाले मगम्मा की कहानीकार है श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। दही वाले मगम्मा की कहानी का कहानीकारक कौन है? श्रीनिवास जी। इसको अपने होठों पे याद रखिए। और मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। तो देखिए दोस्तों, मगम्मा के पर कहानी का जो प्रमुख पात्र है दही वाले मगम्मा के, तो ये प्रमुख पात्र मगम्मा ही है। इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते जाते हैं, देखते चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है। तो दही वाली मगम्मा की प्रमुख कहानी के प्रमुख पात्र मगम्मा ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए दोस्तों, ये 4 नंबर के क्वेश्चन जो है बहुत यूजफुल है। वैसे तो दही वाले मगम्मा के एक-एक पार्ट उचित है और सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए 4 नंबर बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानीकार का कथाकार कहाँ से है? कथावाचक यानी दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं कि बेंगलोर से है। कहाँ से है? बेंगलोर से। ये क्वेश्चन पूछे जाने की आप सबको बता दूं कि 100% संभावना फर्स्ट या सेकंड किसी में पूछ सकते हैं। तो चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है दोस्तों? तो बहुओं को संदेश देती है। दही वाली मगम्मा किसे संदेश देती है? कहानी तो बहुओं को देती है। दही वाली मगम्मा पूछेगा क्या है? कहानी है, निबंध है, पात्र है। तो दही वाली मगम्मा एक सिंपल कहानी है। तो दही वाली मगम्मा किसे मतलब संदेश देती है? कहानी तो बहुओं को देती है। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब जो बोल रहा है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, ये अगर आप लोग जितनी जितनी वीवीआई लगाइएगा उतनी इसमें कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इस बार के लिए तो दोस्तों श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को याद रखिए, श्रीनिवास का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कह रहा है कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो दोस्तों दही दिया करती। दोस्तों ऐसे क्यों? तो दोस्तों देखिए, कथाकार को तो दोस्तों कौन क्यों कथाकार को, जो ये कहानी जहाँ से ली गई है तो उस कथाकार को जो है दही वाली मगम्मा जो है तो वर्षों से दही दिया करती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कहानी की तरह याद रखिए बिल्कुल। देखिए दोस्तों, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो दोस्तों, मगम्मा की बहू की क्या नाम थी? तो ये सही आंसर हो जाएगा नजमा थी। मगम्मा की बहू की क्या नाम थी? नजमा थी दोस्तों। रजमा, नजमा, सजमा, कंजमा दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको नजमा थी। मगम्मा की बहू की क्या सही नाम क्या थी दोस्तों? नजमा थी। सबको भूल जाइए क्या थी मगम्मा की बहू की नाम? तो नजमा थी। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, याद रखिए। देखिए दोस्तों, दही वाली मगम्मा किस भाषा से रचित कहानी है?
याद रखिए दोस्तों, दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा से रचित कहानी है? जितना वीवीआई लगाइएगा उतना कम पड़ जाएगा। तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की रचित कहानी है? कन्नड़ भाषा की। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, बी आर नारायण है। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। फटाफट याद रखिए इसको, दही वाली मगम्मा का कहानी का हिंदी कहानीकार बी आर नारायण। अगर आप लोग फर्स्ट हिंदी का जो अभी तक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है कि रंगपा रंगपा कौन था? दोस्तों रंगपा का मगम्मा के परिवार से कोई भी संबंध नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं होगा। याद रखिए, रंगपा का मगम्मा के परिवार से कोई संबंध नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, 13 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, मगम्मा एवं नंजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने वाले माध्यम कौन था? तो दोस्तों वो था मगम्मा का पोता था। कौन था? मगम्मा का पोता था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है 14 नंबर में, कथावाचक को मगम्मा का क्या कहती थी? यानी कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो दोस्तों कहती थी माँ जी कहती थी। कथावाचक मगम्मा को क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो दोस्तों दही वाली मगम्मा का कथावाचक है बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला। बंगलोर की एक संभ्रांत महिला है। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो बंगलोर की एक संभ्रांत महिला। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कह रहा है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो दोस्तों अधिक बुद्धिमान जो है नजमा थी। अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजमा थी। यानी मगम्मा के बहू का क्या नाम थी? नजमा थी। तो वो अपने अपने सास से अधिक बुद्धिमान थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, तो मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की। इसका सही आंसर बी नंबर। अब देखिए बहू की दिशा है, तो बहू की दिशा है मगरमच्छी। बहू की दिशा क्या है? मगरमच्छी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो मगम्मा पार्ट खत्म हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चैप्टर में घुस गए हैं, जिसका नाम है ढहते विश्वास। तो दोस्तों ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। देखिए ढहते विश्वास कहानी में जो है बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया है वो उस उड़ीसा को किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सात कोड़ी होता है। कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है? तो सात कौड़ी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो वो हो जाएगी आपको सी लक्ष्मी हो जाएगी। कौन है? लक्ष्मी इस कहानी का ढहते हुए विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। चलते हैं दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो दोस्तों चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यानी दोस्तों उड़ीसा में जो है महानदी बहती है उड़ीसा से होकर के। तो ये ढहते विश्वास कहानी का वर्णन किया गया है महानदी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा से रचित कहानी है? तो उड़िया भाषा से रचित कहानी है। किस भाषा से रचित कहानी है? उड़िया भाषा से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी जो है एक दीन महिला थी। क्या थी? एक दीन महिला थी। लक्ष्मी क्या थी? एक दीन महिला थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब बोल रहा है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो लक्ष्मी के पास जो है आप लोग दिमाग लगाइए, 1 बीघा जमीन थी। मात्र लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बोल रहा है ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी उड़िया में आधारित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कह रहा है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानंदा का। किसका हो जाएगा? महानंदा का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता की मंदिर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के। लक्ष्मी देवी गांव के समीप समीप किस देवी देवता की मंदिर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव की मंदिर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहा है दोस्तों, गुण निधि कहाँ से लौटा था। तो गुण निधि कटक से लौटा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 का डी नंबर हो जाएगा। गुण निधि कहाँ से लौटा था, कटक से। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही, इसीलिए एक दो 20 से भी छोड़ सकते हैं। कह रहा है स्वयं स्वयं कह रहा है कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। तो कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। तो इसका सही आंसर होगा गुण निधि। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इस चैप्टर खत्म हो चुका है धरती विश्वास। अब देखिए दोस्तों, अब 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। अब चलते हैं तीसरी चैप्टर में, मंगू यानी माँ कहानी में। तो कह रहा है 1 नंबर का इसका क्वेश्चन है, ये मंगू किस कहानी का पात्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ कहानी का पात्र है। मंगू किस कहानी का पात्र है, माँ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब बोल रहा है कि 2 नंबर में माँ कहानी का कहानीकारक कौन है। तो माँ कहानी के कहानीकारक है ईश्वर पटलीकर। कौन है, ईश्वर पटलीकर है, पेटलीकर है। माँ कहानी के कहानीकारक कौन है। तो ईश्वर पेटलीकर है। इसका आंसर है बी नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो माँ कहानी में जो है माँ की ममता का वर्णन किया गया है। इसका आंसर है बी नंबर। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो माँ कहानी के प्रमुख पात्र मंगू है। इसका आंसर है डी नंबर। अब बोल रहा है दोस्तों, मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू एक पागल लड़की थी, ये मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मंगू मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कह रहा है माँ किस भाषा में रचित कहानी है। तो माँ गुजराती भाषा में रचित कहानी है। माँ किस भाषा में रचित कहानी है, गुजराती भाषा में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। फटाफट याद रखिए। अब बोल रहा है ईश्वर पेटलीकर का रचना है। तो ईश्वर पेटलीकर की रचना इसमें हो जाएगा खून की सगाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है, खून की सगाई। क्या है, खून की सगाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहा है दोस्तों, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। तो माँ कहानी जो है ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अभी बताए थे कि माँ कहानी में कौन पागल था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि माँ कहानी में मंगू पागल थी। कौन थी, मंगू एक लड़की है जो कि मानसिक रूप से पागल थी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कुसुम की। किसकी, कुसुम की। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहा है दोस्तों, मंगू की उम्र क्या थी। दोस्तों तो मंगू की उम्र जो है 12 वर्ष थी। क्या थी दोस्तों, 12 वर्ष थी। मंगू की उम्र क्या थी, 12 वर्ष थी। याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहे मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। तो मंगू की माँ को 2 पुत्र थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 बी नंबर हो जाएगा। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है। तो वहाँ के कर्मचारी है व्यवहार कुशल। वहाँ के कर्मचारी कौन है, व्यवहार कुशल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कहानी का प्रधान पात्र है। तो कहानी का प्रधान पात्र माँ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दोस्तों, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पागल पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है। तो इसका सही आंसर जगह समाज के लोगों की है। किसकी उक्ति है, समाज के लोगों की उक्ति है। इसका सही आंसर सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, मंगू को पागलपन का रोग कब से था। तो मंगू को पागलपन का रोग जो है जन्मजात से था। वो बचपन से ही पागल थे, पागल का रोग था उसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। तो वह भी पागल हो गई। माजी ने भी माजी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वह भी पागल हो गई। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए दोस्तों, अब है नगर की कहानी। नगर की कहानी पार्ट 4 है। तो दोस्तों ये इसमें बोल रहा है, इसमें है कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी। तो पपाती इसका सही आंसर हो जाएगा मेनिनजाइटिस से रोग से
प्रभावित थे पपाती, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नगर कहानी का कहानीकारक कौन है? तो नगर कहानी का कहानीकारक है सुजाता, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नगर कहानी कहानीकारक कौन है? सुजाता, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी का प्रमुख पात्र पपाती है। कौन है? पपाती है। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कह रहा है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो नगर कहानी में मदुरै का वर्णन किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरै नगर का वर्णन किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? दोस्तों वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पपाती थी। वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? पपाती थी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कह रहा है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तो सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। क्या है? एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है जितना भी वीआई लगा उतना कम होने वाला ये क्वेश्चन। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। फटाफट याद रखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कह रहा है सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। तो सुजाता के अभी तक में लगभग 25 से भी अधिक कृति प्रकाशित हो चुकी हैं। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो नगर कहानी जो है आप सबको देख लीजिए यहाँ की आधुनिक तमिल कहानियां है। नगर कहानी आधुनिक तमिल कहानियां है, क्योंकि नगर कहानी की सुजाता कहानीकार जो है इसका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल है, तो आधुनिक तमिल कहानियां है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है, इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ए सी नंबर, यानी नगर है। के ए जमुना द्वारा रचित अनुदित रचना है, तो नगर है, इसका सही आंसर सी नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, नगर कहानी में संदेश दिया गया है आपको कि नगरों को शिक्षित होना आवश्यक है। क्या है? नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। सॉरी, नगर कहानी में संदेश दिया गया नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कह रहा पपाती कौन थी? तो पपाती जो है बल्ली अमाल की पुत्री थी। कौन थी? पपाती बल्ली अमाल की पुत्री थी, हमेशा याद रखिए। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कह रहा पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? दोस्तों इसका सही आंसर था आप पपाती बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर का कह रहा बड़े बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? तो दोस्तों इसका सही आदेश किया अस्पताल में भर्ती करने हेतु, इसका सही आंसर बी नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये चैप्टर इस वर्णिका का लास्ट चैप्टर है, तो इसलिए पूरा देखिए। सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस होता है? तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है। ये धरती कब तक घूमेगी की कहानी है, तो ये इसका लेखक है सावरदैया। अब देखिए सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? घुटन महसूस होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सावरदैया है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आएंगे, तो लाइक जरूर कीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता है। धरती की कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र सीता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो ये हो जाएगा आप सबको राजस्थान की कहानी है। कहाँ की? राजस्थान के साथ आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो कह रहे धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारी की प्रधानता दी गई है। किसका दी गई है? नारी की प्रधानता, ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अब बोल रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा का रचना है। किस भाषा की रचना है? राजस्थानी भाषा का। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख रहे दोस्तों धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं, बी आर नारायण, के ए जमुना,
गोपाल दास नागर, सागर नागर, इनमें से कोई नहीं है। ये तीनों के अलावा अगर रहेगा कोई ऑप्शन तो सही हो जाएगा, बट नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहा है धरती कब तक घूमेगी संकलित है, इसका सही आंसर हो जाएगा समकालीन भारतीय साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा समकालीन भारतीय साहित्य, ए नंबर हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो सीता जो घर छोड़कर चली गई 50 से 50 रुपये देने की बात सुनकर, 50 से 50 रुपया देने की बात सुनकर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता को 3 पुत्र थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 3 पुत्र थे। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, सीता के बड़े लड़के का नाम था, तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। क्या नाम था दोस्तों? कैलाश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, अर्धविकसित सी अवस्था किसकी थी? अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, अर्धविकसित सी अवस्था किसकी थी? इसका सही आंसर होगा सीता की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। क्या थी? राधा थी। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए देने के लिए कहा? तो 50 रुपया देने को कहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोल रहा है सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एक दिन एक एक लड़के के पास रहती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन। कह रहा सीता अपने को मानती मानती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिखारिन मानती है। तो दोस्तों, कैसे लगे ये वीडियो? आई होप आप लोग को समझ में आएंगे। तो अगर समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चैनल से बाहर मत जाइए। थैंक यू। मिलते हैं आप सबको अगली वीडियो में।